Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Medical Education. This is me Nasir Mandur and today we are going to talk about the blood pressure. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम ब्लड प्रेशर पे डिस्कस करेंगे. So let's start the video. Blood pressure is the force or pressure that exerts on the walls of the blood vessels. ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक किस्म का फोर्स होता है हार्ट का जो हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स के अगेंस्ट होता है. कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर के अगर कम हो जाएगा तो हमारे मसल और जो हार्ट की टिश्यूज़ हैं वो भी डेथ हो सकती है उनकी. अगर बढ़ जाता है तो हमारी आर्टरी रप्चर और एनी इबनॉर्मलिटी हो सकती है. The systemic arterial blood pressure is a result of the discharge of the blood from the left ventricle in the already full aorta. सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है? बेसिकली ब्लड प्रेशर जो होता है आर्टीरियल इस वजह से होता है जब वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी एओर्टा के पास, तब जो एक प्रेशर जनरेट होता है बेसिकली हम उसे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं. देन आ जाता है सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल रेंज 120 mmHg होता है. ये कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड पुश होता है हमारे एओर्टा में. प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है आर्टीरियल सिस्टम में हम उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. अभी जो हमने डिस्कस किया कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब एक ब्लड प्रेशर वहाँ से पुश होगा, निकलेगा हमारे आर्टीरियल सिस्टम में. तब वाला जो सिस्टम होता है हम उसे क्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. देन आ जाता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. Normal range 80 mmHg in a complete diastole. When the heart is resting following the ejection of the blood, the pressure within the arteries is much lower. Diastolic blood pressure तब होता है जब कंट्रैक्शन हो जाती है, देन उसके बाद हार्ट जब रिलैक्स होती है तब प्रेशर जो आर्टरीज में वो लोअर होता है बनस्पत जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उससे एज कंपेयर कम होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में. पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अ सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर. जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जो बीच का एक हिस्सा होता है, एक टाइम पीरियड होता है, वो होता है हमारा पल्स प्रेशर. देन ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या है? 120/80 mmHg होती है. अगर हाइपरटेंशन होगी तो कितना ब्लड प्रेशर होगा? 140/90 mmHg होगा. हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर कम होगा तब क्या रीडिंग होगी? 90/60 mmHg होगा. देन हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द ब्लड प्रेशर. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारे पास एज आ जाती है. एज में जिस तरह से अगर कोई बच्चा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, अगर कोई बड़ा होगा तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा. जेंडर आ जाता है, जिस तरह से मेल और फीमेल होते हैं. फीमेल में जिस तरह से आफ्टर मेनोपाज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आफ्टर 40 या 45 ईयर. अगर उससे पहले बनस्बत अगर 45 से आगे देखें तो 40 से पहले जब मेनोपाज नहीं होता तो फीमेल का ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लो रहता है और मेल में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या तो फिर एज के हिसाब से उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है. बॉडी बिल्ड में बेसिकली ओबेसिटी आ जाती है. जब हमारी एक्टिविटी अच्छी नहीं होती, ओबेस हो जाते हैं हम, तो इस वजह से हार्ट की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है. कंट्रैक्शन जो होती है हार्ट की वो ज़्यादा होती है. और दूसरी बात ये कि ओबेसिटी में हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, इस वजह से भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट होता है. डायूरिनल वेरिएशन आती हैं जो डेज और या टाइम के हिसाब से हमारे चेंजेस आती हैं, वो हमारी बॉडी पे बहुत ही इफेक्ट करती हैं. जिस तरह से मॉर्निंग में हम जब नींद से उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या थोड़ा कम होता है. देन आफ्टरनून में हम थोड़ा काम करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हमारा बढ़ जाता है. फिर इवनिंग टाइम में हम रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं दोबारा तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल या थोड़ा कम हो जाता है. ड्यूरिंग स्लीप जब हम बिल्कुल ही रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तो जाहिर बात है हमारी बॉडी को एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने पड़ते, कम करने पड़ते हैं. इस वजह से भी हमारा ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर नॉर्मल या कम होता है. इमोशनल कंडीशन सच एज फियर, एंग्री, या आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कोई डर है, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो या कम हो सकता है. ये भी इफेक्ट करता है. फिर आफ्टर एक्सरसाइज पे हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है. देन आ जाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. दो फैक्टर हैं मेनली. सबसे पहले शॉर्ट टर्म कंट्रोल आता है, देन लॉन्ग टर्म कंट्रोल आता है.
शॉर्ट टर्म में कुछ रिफ्लेक्स और केमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, ये दो चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे पास दी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, किडनी के ज़रिए जो कंट्रोल होता है वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। देन हम अब डिस्कस करेंगे इनको थोड़ा डिटेल में। शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल हो रहा होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? बेसिकली रैपिड मैकेनिज्म विद इन फ्यू मिनट्स, ये जल्दी होता है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसी वक्त वो रिलीज़ हो गए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का फास्ट सिस्टम होता है। Although nervous mechanism is a quick in action, operates only for a short period, then it adapts to the new pressure. जो नर्वस सिस्टम में मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने फिर जो नया ब्लड प्रेशर जनरेट होता है उसके लिए वो काम करने लग जाता है। इट रेगुलेट्स बाय द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और द वेसोमीटर सेंटर। ये किससे कंट्रोल होता है? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है हमारे पास, या वेसोमीटर सेंटर होता है हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो पोंस मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वहाँ पर हमारा एक वेसोमीटर सिस्टम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। उनके 3 एरियाज होते हैं वेसोमोटर और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर के। सबसे पहले आता है हमारा वेसोकंस्ट्रक्टिव एरिया। वेसोकंस्ट्रक्टर क्या होता है? Send impulses to the blood vessels through a sympathetic fibers cause a vasoconstriction BP increase. अब इसमें क्या होता है? वेसोकंस्ट्रक्टर में इम्पल्सेस मिलती हैं ब्लड वेसल्स को और वो काज करवाती हैं वेसोकंस्ट्रक्शन का। अब वेसोकंस्ट्रक्शन बेसिकली बीपी इंक्रीज होगा जब हमारी आर्टरीज जो होंगी वो थोड़ी सिकुड़ेंगी, कंस्ट्रक्ट होंगी, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं उनका काम यही होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। देन आ जाता है सेकंड नंबर पे वेसोडायलेटर एरिया। वेसोडायलेटर क्या करता है? वेसोकंस्ट्रक्टर और सप्रेस करता है, कम करता है, और फिर क्या करवाता है? वेसोडायलेशन ऑफ वेजल्स करवाता है आर्टरीज की। जब वेसोडायलेशन होती है मतलब आर्टरीज हमारी खुल जाती हैं और फूल जाती हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं बनिस्बत पहले से, और उनमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। देन हमारा थर्ड नंबर पे आ जाता है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या कर रहा होता है? जो हमारी गिलेसोफेरेंजियल एंड वेगल नर्व, जो 10th और 9th और 10th जो हमारी नर्व हैं, उनका ये रिसीव करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी एरिया हमारा वेसोमीटर में होता है वो इन नर्व के ज़रिए एक इम्पल्स रिसीव करती है। किस लिए कंट्रोल करती है? वेसोडायलेटर को और वेसोकंस्ट्रक्टर, इन दोनों को जो वॉच आउट कर रही होती है नर्व के ज़रिए, जो मैसेज मिल रहा होता है वो सेंसरी एरिया को मिल रहा होता है। ठीक। देन शॉर्ट टर्म को आगे देख लेते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर रिसीव्स इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट इनपुट फ्रॉम द। अब जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है वो किन चीज़ों से हो रहा है? बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं जो करवाते हैं हमारे? सबसे पहले आ जाता है बेरो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, हायर सेंटर इन द ब्रेन। अब ईच कंपोनेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बेरो रिसेप्टर। सबसे पहले जो बेरो रिसेप्टर हैं वो करते कैसे हैं काम और कहाँ पर होते हैं? Within the wall of the aortic and the carotid sinuses are baroreceptor nerve endings sensitive to stage pressure. Baroreceptor बेसिकली होते क्या हैं? एक नर्व एंडिंग होते हैं और ये सेंसिटिव होते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इनको पता चल जाता है जल्दी में। और ये होते कहाँ पे? एक हमारे ऑर्टिक में होते हैं वॉल में, और दूसरा हमारे कैरोटिड साइनसेस में होता है। ठीक है। अब जब ये सेंसिटिव होते हैं, हमें ये पता चल गया, जब राइज होगा ब्लड प्रेशर, मतलब आर्टरीज में क्या होगा? बढ़ेगा, तो इनको पता चल जाएगा, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक। ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो सीवीसी, जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, जो वेसोमीटर हमारा सिस्टम था, वो क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा, उससे भी पता चल जाएगा कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। फिर पैरासिम्पथेटिक जो नर्व है, एक्टिविटी टू द हार्ट, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और पैरासिम्पथेटिक जो हमारी नर्व है वो क्या करवाती हैं? ब्लड प्रेशर को कम करवाती हैं। ठीक, स्लो द हार्ट डाउन। अब जहाँ पर है पैरासिम्पथेटिक, जब एक्टिविटी हार्ट के पास आएगी तो क्या होगी? हार्ट थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी ब्लड वेसल्स की, जो असल में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑलरेडी हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी हार्ट के पास जाएगी तो क्या होगा? वो इनहिबिट हो जाएगी, मतलब सिंपैथेटिक इनहिबिट हो जाएगी, तो क्या होगा? वेसोडायलेशन होगी। जब वेसोडायलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इसी तरह बेरो रिसेप्टर काम कर रहा होता है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में।
देन आ जाता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो तब क्या होता है। प्रेशर विद इन द ऑर्टिक एंड कैरोटिड साइनस फॉल। जब ऑर्टिक और कैरोटिड में प्रेशर कम होगा तो बेरो रिसेप्टर डिस्चार्ज जो स्टिमुलेट हो रहे थे नॉर्मली वो क्या कम होंगे, फॉल होंगे। फिर सीवीएस को पता चल जाएगा, रिस्पॉन्ड करेगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। सिंपैथेटिक जो नर्व की एक्टिविटी थी उनको बताएगी कि भाई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आप जाओ और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाओ। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। देन आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द केमो रिसेप्टर्स। जो केमो रिसेप्टर्स हैं उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बेसिकली ये तब होते हैं कि जब हमारे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बढ़ जाती है और टिश्यू जो परफ्यूजन होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो सही से नहीं पहुंचती। तो ये जब सही से नहीं पहुंचती तो हमारे केमो रिसेप्टर जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। फिर ये वही बात आ गई कि सीवीएस जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है हमारा ब्रेन में, पोन्स में, मेडुला ऑब्लिगेंटा में, उनको सिग्नल्स भेजता है कि भाई ये काम हो रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक जो ड्राइव है नर्व की वो हार्ट के पास भेजते हैं, ब्लड वेजल्स और हार्ट के पास भेजते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए। फिर हमारा ब्लड प्रेशर जाहिर बात सिंपैथेटिक जो होगा तो वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो टिश्यू की परफ्यूजन फेल्यूर में जा रही थी, CO2 बढ़ रहा था, तो वो क्या नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। और जाहिर बात है जब CO2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी सही से, तो जो हमारे रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पहले से ज़्यादा थे वो भी नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। देन हायर सेंटर इन द ब्रेन, ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारे इमोशनल स्ट्रेस से बढ़ता है, उनसे असरअंदाज होता है। पहले इमोशनल स्ट्रेस हमारा आएगा, फिर सीवीसी को पता चल जाएगा, फिर वो क्या करेगी, एडजस्ट करेगी डायमीटर ऑफ ब्लड वेजल्स इन द स्किन। स्किन में जब मिसाल के तौर पे हमारी स्वेटिंग होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह की कंडीशन में बढ़ता है या कोई भी ब्लड प्रेशर के चेंजेस आते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, हमारे इमोशनल स्ट्रेस सीवीसी को पहुंचाते हैं मैसेज, फिर वो एडजस्ट करती है ब्लड वेजल्स के डायमीटर, उनके डायमीटर को एक्सपेंड करती है। तो क्या होता है बेसिकली, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आता है, स्टिमुलेट चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। ठीक। देन लास्ट में हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द रास। रास क्या है बेसिकली, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे एक किडनी का समझें कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का एक रास्ता है, एक सिस्टम है। सबसे पहले क्या होता है, एक रेनिन एंजाइम होता है जो किडनी रिलीज करती है, और लिवर क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो एंजाइम होता है वो रिलीज करती है। तो जब रेनिन और एंजियोटेंसिन आपस में मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंजियोटेंसिन 1 में। फिर क्या होता है कि ऐसी जो हमारा एंजाइम होता है, कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो जब आकर मिलता है इनसे तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। जब ये 2 में हो जाता है तो जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स जो किडनी में होता है जहाँ से रेनिन रिलीज होता है, तो वो क्या उनको स्टिमुलेट कर देता है हमारे अल्डोस्टेरोन सीक्रेशन। एड्रेनल कॉर्टेक्स को जब एंजियोटेंसिन 2 मिलेगा तो वो क्या होगा, अल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। जब अल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो हमारा सोडियम जो वाटर में आ रहा था वो उसकी क्या होगी, रिटेंशन होगी। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। अल्टीमेटली फिर क्या हो रहा है कि जब एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो रहा है, बन रहा है, तो वो हमारे पिट्यूटरी जो ग्लैंड होंगे उनको भी जाकर एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा। अब वो क्या करेंगे, जो ADH सीक्रेशन होती है हमारी, एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होता है बेसिकली, उनको रिलीज करेगा। तो वो क्या करवाएंगे, हमारे वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। अब इन सब के मसलों की वजह से, इन सब के मतलब एक काम की वजह से क्या होगा यहाँ पे, अल्टीमेटली जो हमारी आर्टरीज होंगी उन पे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। तो जब वेजो कंस्ट्रक्शन होती है हमें पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या इंक्रीज होता है। लास्ट में हम देख सकते हैं कि वाटर एंड सोडियम रिटेंशन हो रही है, इनकी सर्कुलेटिंग वॉल्यूम हो रहा है और इनकी रीनल परफ्यूजन हो रही है। इसमें रेनिन एंजियोटेंसिन को समझने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सबसे पहले देख लें हमारा लिवर का एंजियोटेंसिन और जो लंग्स एंजियोटेंसिन भेज रहे हैं, ये आपस में मिलके कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिन 1 बना रहे हैं, फिर 2 बना रहे हैं। जब 2 बन रहा है तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से हमारा अल्डोस्टेरोन सीक्रेशन आ रही है, वो वाटर की रिटेंशन करवा रही है, सोडियम की रिटेंशन करवा रही है। देन वो अल्टीमेटली आके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे। पिट्यूटरी क्या कर रहा है, हमारा डायरेटिक हार्मोन बना रहा है, वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। फिर इनकी वजह से
हमारी जो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है आर्टरीज में, वो लास्ट में हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वो हमारा किडनी के ज़रिए से हो रहा है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा हो लेक्चर हमारा, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। शुक्रिया।